नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में रमजान के महीने में एक नया माहौल देखने को मिला। नए युग का सूत्रपात हो गया और इसी पुरसुकून में आज अलविदा की नमाज अदा की गई। और इस अलविदा की नमाज में न कहीं शोर था, न कहीं शराबा था, न कहीं भीड़ सड़क पर थी और न कहीं यातायात के जाम का टेंशन था। ऐसी व्यवस्था धर्म गुरुओं के सहयोग से, उनकी अपील से कि सारा माहौल बड़ा पुरसुकून वाला रहा। हालांकि जो ये अलविदा की नमाज होती है तो विदा में तो आपको मालूम है कि किस तरीके से व्यक्ति दुखी होता है और प्रार्थना करता भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना करता। आज ऐसा ही माहौल था, लेकिन इस बार सरकार ने एक नए माहौल के सृजन के लिए, शोर को खत्म करने के लिए नए युग का सूत्रपात किया। लाउड स्पीकर कहा कि बंद कर दीजिए, अनावश्यक लाउड स्पीकर उतार दीजिए, लाउड स्पीकर की आवाज धीमी कर दीजिए। और इसकी शुरुआत बड़े बड़े मंदिरों से और मस्जिदों से हुई तो फिर क्या था। रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि 22,000 स्थानों से लाउड स्पीकर उतारे गए। 42,000 लाउड स्पीकरों की आवाज को कम किया गया और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अलविदा की नमाज अदा की गई। एक ये भी प्रतिबंध था कि सड़कों पर नमाज न पढ़ी जाए और कुछ ऐसा भी कारण था कि जो मौसम था वो भी साथ नहीं दे रहा था। खुले में नमाज पढ़ना भी मुश्किल था। मस्जिदों में कम जगह थी, जिसके कारण हुआ क्या कि मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ी गई और इसके लिए दो बार नमाज पढ़ी गई। माने कि एक साथ एक बार में सब लोग नहीं आ सकते थे, तो पहले लोगों को भेजा गया, उन लोगों ने नमाज पढ़ी और जब वो नमाज पढ़ चुके तब दूसरे लोगों को भेजा गया। ऐसा माहौल देखने को मिला एक नहीं अनेक मस्जिदों में, और उसमें कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव नहीं था। बड़े सुकून से लोग अलविदा की नमाज, ये एक पहला अवसर था और निश्चित रूप से इसके लिए धर्म गुरुओं ने जो अपनत्व, जो अगुवाई, जो संदेश अपने लोगों के बीच में दिया, उससे निश्चित रूप से एक नए वातावरण का सृजन हुआ है। जो लगातार खबरें आ रही है, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, एटा, फतेहपुर, प्रयागराज, हरदोई, सब जगह से जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार इस बार लोगों को अलविदा की नमाज में नया नया सब कुछ दिखाई दे रहा है और कह रहे हैं कि इस बार का ये माहौल ऐतिहासिक है। आपको ये भी बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में 31,151 स्थानों पर
जो अलविदा की नमाज अदा की गई। ये सरकारी आंकड़े हैं, 31,151। और आपको ये भी बता दें कि 2,846 स्थान ऐसे थे जो अति संवेदनशील थे। पुलिस ने इन स्थानों पर जबरदस्त व्यवस्था की। 46 कंपनी पीएसी लगाई गई, 7 कंपनी अर्धसैनिक बल लगाया गया। स्थानीय फोर्स तो अलग से था ही, और खास तौर से जो संवेदनशील स्थान थे, संवेदनशील जिले थे, वहां पर पैनी नजर रखी गई। लेकिन इतना होने के बावजूद भी सब लोगों ने भाईचारे का ही माहौल बनाया और यह भी कहा, जो दुआ की गई, जो अलविदा की नमाज में जो एक तरीके से अल्लाह से मांगा गया, हम लोग सब लोग अमन चैन से रहें। हकीकत की अपील की गई। हकीकत समझो, ये नहीं कि किसी के कहने से बहकावे में आ जाओ। हकीकत की अपील की गई, बड़ी बात थी। जब लोग हकीकत जान जाते हैं तो फिर गुमराह नहीं होते हैं, फिर उनमें किसी प्रकार की शंका नहीं होती है, कोई संदेह नहीं होता है। और इस बात की अपील का असर साफ साफ दिखा। मौलाना फिरंगी महल की अपील पहले आ गई। उन्होंने सब कहा कि जो भी गाइडलाइन बनाई गई है उसके अनुसार जो है पूरी तरीके से नमाज अदा की जाए। लाउड स्पीकर को लेकर के विशेष रूप से चर्चा रही कि लाउड स्पीकर की आवाज किस तरीके से धीमी गई। किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई परहेज नहीं दिखाई दिया। सब लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से, अच्छे माहौल में इसका स्वागत किया। आज हमारे धर्मगुरु कह रहे हैं कि इस तरीके के लाउड स्पीकर का कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है। और ये अच्छा हुआ कि एक अच्छे माहौल की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। सवाल साफ साफ है कि जब सरकार, शासन, प्रशासन नेक नियत से कदम आगे बढ़ाता है, समाज में सद्भाव और भाईचारे की दिशा में कदम बढ़ाता है, और जब उसमें धर्म गुरुओं की पूरी तरीके से सहयोगात्मक रवैया मिल जाता है। हजारों धर्म गुरुओं से प्रशासन के लोगों ने बातचीत की है, उन्हें विश्वास दिलाया है, और धर्म गुरु है तो उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया और हर प्रकार का सहयोग देने का वादा भी किया। और उसकी प्रथम प्रस्तुति आज अलविदा की नमाज में देखने को मिली है। अब बारी है ईद की, उसके लिए भी हमारा सरकार, शासन, प्रशासन सब सतर्क है। सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कह दिया गया है। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब त्योहार आते हैं हर चीज की मांग बढ़ जाती है। जब त्योहार आते हैं लोगों की अपेक्षा बढ़ जाती है। जब त्योहार आते हैं तो लोगों में एक उत्साह होता है, और ईद का पर्व तो और भी खुशनुमा माहौल को जन्म देता है, लोगों में एक ऊर्जा देता है और लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाता है। तो ऐसे माहौल में ईद को भी आज जो
अलविदा की नमाज से एक नया संबल मिला है, वो भी ईद के अवसर पर देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से जो यूपी में एक नए युग का सूत्रपात हुआ है और इस नए युग को देखने के लिए दूसरे राज्यों के लोग भी ललायित हैं। महाराष्ट्र में मनसे के राज ठाकरे बड़ी तारीफ कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, बहुत अच्छे ढंग से लाउड स्पीकर को उतरवा दिया या लाउड स्पीकर का प्रयोग कम करा दिया। राज ठाकरे तो बाकायदे इसी बात को लेकर के महाराष्ट्र में आंदोलन चला रहे हैं। उन्होंने तो ये तक कह रखा है कि ईद के अवसर पर अगर कहीं जो है लाउड स्पीकर बजेंगे तो हम भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और वहाँ तो हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर के बवंडर पहले से ही मचा हुआ है। सांसद नवनीत राणा, उनके पति रवि राणा, ये सब आप देख रहे हैं कि इन दिनों जेल में है। तो वहाँ तो एक माहौल है, लेकिन राज ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और उन्होंने ये भी कहा कि हम आएंगे। 5 जून को अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करेंगे और 6 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी भेंट करेंगे। निश्चित रूप से जो यहाँ का मॉडल है, योगी मॉडल, शोर को कम करने का, माहौल को नए रूप में सृजित करने का, क्योंकि ये जो शोर होता है ना, ये शोर अपने आप में बड़ा घातक होता है। अभी एक रिपोर्ट आई अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण की, उसमें उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शामिल है। भारत के कुछ जिले हैं जिसमें कोलकाता भी है, लेकिन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश कि वहां पर शोर सबसे ज्यादा होता है। और ये शोर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और यूं कहा जाए कि वातावरणीय रूप से लोगों को तंग करता है, परेशान करता है और इसका असर जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। एक लंबे समय से बात चल रही थी कि ध्वनि प्रदूषण को रोका जाए। सांसद भी इसकी मांग कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन दी, लेकिन कोई काम नहीं हो पाया। लेकिन योगी सरकार ने बड़ी सूझबूझ और तत्परता और विजन के साथ इस दिशा में कदम बढ़ाया और इसका इफेक्ट भी कहते दिखने लगा है। और निश्चित तौर पर यूपी में जो एक नया जो रूप आया है सामने, वो हमारे सभी तीज त्योहारों को एक नई ऊर्जा देने का काम करेगा। उसमें सद्भाव भी होगा, भाईचारा भी होगा, प्रेम भी होगा, बंधुत्व भी होगा। वैविध्य देश में इसी की आवश्यकता है। हम लेते हैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज महिला सशक्तिकरण की सब जगह बात हो रही है। महिलाएं हर जगह अपनी योग्यता, क्षमता का प्रदर्शन कर रही है। किसी भी क्षेत्र में वो पीछे नहीं रह गई है। आत्मनिर्भरता उनके जीवन में आ रही है। और अब समझदार लोग कहते हैं साफ साफ लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें बेटे की चाह होती है, बेटे की चाह। और ये बेटे की चाह कहां तक ले जाती है, इसका एक जीता जागता उदाहरण बांधा है, जहां पर
जिला पंचायत की सदस्य, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की नेता श्वेता सिंह की मौत हो गई। इतनी प्रताड़ना दी गई। अब ये एक विवाद का विषय है। पुलिस कहती है कि फांसी लगने से मौत हुई है, वहीं दूसरी ओर उसके परिवार वाले कह रहे हैं कि मार डाला गया। बात कुछ भी हो, लेकिन श्वेता के 3 बेटियां, और वो बेटियां गुहार लगा रही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। कह रहे हैं कि बेटे की चाह में मां को इतना प्रताड़ित किया गया कि उनकी मौत हो गई। कह रहे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि 2 दिन बाद अब पुलिस श्वेता के पति दीपक सिंह को गिरफ्तार कर सकी है। अभी उनके ससुर राज बहादुर सिंह, उनके जेठ धनंजय सिंह, जो कि एक अधिवक्ता भी है, आदि की गिरफ्तारियां होनी शेष है। हाँ, पुलिस कह रही है कि हम छापे डाल रहे हैं, टीमें गठित कर दी है, लेकिन मामला भी बड़ा हाई प्रोफाइल का भी लगता है। ससुर राज बहादुर सिंह डीआईजी रहे हैं, रिटायर्ड डीआईजी है। और वहीं दूसरी ओर जो मैंने बताया कि जो अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता है धनंजय, ये सबकी धमक है। इसलिए जो अपेक्षित ताबड़तोड़ कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई है। कार्रवाई की जाए ऐसे पे। लेकिन देखिए कितना दुखद ये माहौल है कि आज भी बेटे की चाह किस तरीके से प्रताड़ित कर रही। बेटियां बता रही हैं, बाबा कहा करते थे कि इन बेटियों को तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाओ और बेटे के लिए तलाक दे दो, मार दो। ये सब बातें होती थी, यही पति कहता था। तो 3 लड़कियां थी और तीनों भी सब पढ़ने लिखने वाली, समझदार। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य बेटे के लिए, जो है पत्नी को, बहू को प्रताड़ित किया गया और उसकी मौत हो गई। एक खबर और है, आने वाले दिन प्रचंड गर्मी के होंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये गर्मी के दिन है क्यों? कह रहे हैं कि अगले 5 दिनों में गर्मी बहुत ज्यादा होगी। कहां कहां होगी गर्मी? महाराष्ट्र में होगी, जहां पर ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में होगी, राजस्थान में होगी और उत्तर भारत में होगी और मध्य भारत में होगी। कह रहे हैं कि पारा 45 और 47 तक जा सकता है और जो न्यूनतम पारा है वो 32 तक जा सकता है। अभी हमारे हाथरस का जो आंकड़ा आया है 47%, 32% न्यूनतम। यही जैसे हाल प्रयागराज के रहे। कानपुर किस तरीके से धधक रहा है किसको नहीं पता। 11-12 बजे से ही 42% का तापमान बढ़ जाता है। ये प्रचंड गर्मी हुई। ये प्रचंड गर्मी अगले 5 दिनों तक रहेगी। अब क्यों रह रही है? कारण साफ है, मार्च का महीना इस बार खूब तप गया। ऐसी गर्मी मार्च में नहीं कभी पड़ी है। एक बार भी बादल नहीं दिखे। खबर आई कि 2-3 दिन बादल आएंगे, लेकिन बस कुछ नहीं, थोड़ा बहुत एक झलक दिखा करके चले गए। तो मार्च में जो तापमान बढ़ा अपने आप में ऐतिहासिक, और वही बढ़ता तापमान
अब इस अप्रैल के महीने में लोगों को तंग कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि इस बार जो है गर्मी बहुत तेजी के साथ है। तो ऐसे हालात में जबकि अगले 5 दिन और प्रचंड गर्मी होने वाली है, हमें और आपको सतर्क रहना है और सतर्कता ही नहीं बरतना है। ऐसे समय पे नाना प्रकार के रोग भी जन्म ले लेते हैं, उनसे भी हमको बचना है। और यदि इसमें लापरवाही करेंगे तो रोज खबरें आ रही है मीडिया में कि किस तरीके से नए रोग पैदा हो रहे हैं और लोग बेहाल है। इस बेहाली से बचने के लिए कृपया करके आप इस प्रचंड गर्मी से अपने को बचाइए और हमारी बड़ी खबर देखते रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।